तटस्थ वक्र विश्लेषण से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि कीमत प्रभाव किसे कहा जाता है, आय प्रभाव किसे कहा जाता है और प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहा जाता है। सामान्य रूप से किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे कीमत प्रभाव की संज्ञा दी जाती है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे आय प्रभाव की संज्ञा दी जाती है। और यदि दो वस्तुओं की कीमतों में इस प्रकार से परिवर्तन हो कि एक वस्तु पहले की तुलना में महंगी और दूसरी वस्तु पहले की तुलना में सस्ती हो जाती है, तो उपभोक्ता महंगी वस्तु का सस्ती वस्तु से प्रतिस्थापन करता है। इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। तो देखिए, कीमत प्रभाव एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। कीमत प्रभाव क्या है, फिर हम उसको देखेंगे। तो देखिए, ये एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु सस्ती होती है, आगे चला जाता है। तो उपभोक्ता मान लीजिए पहले IC1 वक्र पर था, अब ये IC2 वक्र पर चला जाता है। एक्स वस्तु सस्ती होती है, पहले 10 लेता था, 20 ले सकता है। तो एक्स वस्तु सस्ती होने से इसका जो मूवमेंट है P से R पर चला जाता है, इसको बोलते हैं कीमत प्रभाव। दूसरी चीज देखिए, आय प्रभाव किसको करते हैं। एक बार हमको पिछले वाले वीडियो में थोड़ी जूमिंग प्रॉब्लम थी, तो एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। आय प्रभाव किसको कहते हैं? उपभोक्ता के आय में परिवर्तन। देखिए, ये आय है, आय बढ़ने पर उपभोक्ता आगे चला जाएगा। आय बढ़ने से, आय में परिवर्तन से उपभोक्ता IC1 से IC2 पर चला गया, और ये P बिंदु से अगर ये Q बिंदु पर चला गया, तो ये जो प्रभाव है इसको बोलते हैं आय प्रभाव। तीसरी चीज हम बात करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव की, फिर हम बात करेंगे आज के टॉपिक की। प्रतिस्थापन प्रभाव, यदि दो वस्तुओं की कीमतों में इस प्रकार से परिवर्तन हो कि एक, जैसे देखिए, पहले एक्स वस्तु 5 ले पाता था, ये 10 ले पाता था, क्योंकि एक्स वस्तु थी, प्राइस ऑफ एक्स 20 रुपया था, इनकम 100 रुपए थी, और प्राइस ऑफ वाई 10 रुपया था। तो उपभोक्ता ये 10 ले पाता था, वाई वस्तु, एक्स वस्तु 5 ले पाता था। अब उल्टा हो जाए, एक्स वस्तु हो जाए 10 रुपए की और वाई वस्तु हो जाए 20 रुपए की, तो उपभोक्ता ये 5 ही ले पाएगा और ये 10 ले पाएगा। तो ये जो ये है, तो यहां से उपभोक्ता IC1 से क्या करेगा, IC2 पर जाएगा। पहले वाई वस्तु ज्यादा लेता था, वाई वस्तु सस्ती थी, एक्स वस्तु कम लेता था, एक्स वस्तु X1 लेता था, वाई वस्तु Y2 लेता था। P बिंदु पर संतुलन में था, अब Q बिंदु पर संतुलन में होगा, एक्स वस्तु सस्ती लग रही है तो ज्यादा ले रहा है। पैसा इसने किससे निकाला, वाई वस्तु से। वाई वस्तु की मात्रा कम करता है, एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है, संतुष्टि का स्तर वही रहता है। इसे प्रतिस्थापन प्रभाव की संज्ञा दी जाती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर थोड़ा सा उसमें जूमिंग प्रॉब्लम था पिछले वीडियो में, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया। आज के टॉपिक में हम देखेंगे हिग्स की विधि से कीमत प्रभाव को आय व प्रतिस्थापन प्रभाव में बांटना। आय व प्रतिस्थापन प्रभाव में बांटना। देखिए, दो प्रकार की विधि है। हिग्स और स्लास्की ने क्या कहा था कि कीमत प्रभाव जोड़ होता है प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव का, और इस संदर्भ में उन्होंने अलग अलग वस्तुओं के बारे में अलग अलग बताया था। सामान्य वस्तु के बारे में अलग चीज बताई थी, हीन वस्तु के बारे में अलग बताया था, और गिफिन वस्तु के बारे में अलग बताया था। आज के इस वीडियो में हम हिग्स की विधि से कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव में बांटना सीखेंगे। हिग्स का यह मानना था कि यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में उसकी आय में इतनी कटौती की जानी चाहिए कि वह वापस उसी संतुष्टि के स्तर पर पहुंचने के लिए मजबूर हो जाए, उसी उदासीनता वक्र पर आने के लिए मजबूर हो जाए। तो आय में जो कटौती की जाती है उसे आय में क्षतिपूरक परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। तो जो हिग्स की विधि है, जिसमें कीमत कम होने से उपभोक्ता की आय में जो कटौती करते हैं और इतनी कटौती करते हैं कि वह वापस उसी उदासीनता वक्र पर आने के लिए मजबूर हो जाए, इसे आय में क्षतिपूरक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। तो हम जो हिग्स की विधि से कर रहे हैं, इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे, आय में क्षतिपूरक परिवर्तन। देखिए, दो प्रकार की चीजें। यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। वास्तविक आय बढ़ने पर उपभोक्ता की आय में इतनी कटौती की जाए कि वह उसी संतुष्टि के स्तर पर आने के लिए मजबूर हो जाए, तो इसे आय में क्षतिपूरक परिवर्तन कहते हैं। यदि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय घट जाती है,
तो वास्तविक आय घट जाती है तो उपभोक्ता को कितनी आर्थिक सहायता देनी चाहिए कि वह वापस उसी संतुष्टि के स्तर पर पहुंच सके, उसको आय में तुल्य मूल्य परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। तो इस वीडियो में हम अपना जो व्याख्यान है या जो हमारा डिस्कशन है वो केवल आय में क्षतिपूरक परिवर्तन तक ही सीमित रखेंगे। आय में तुल्य मूल्य परिवर्तन सामान्य रूप से जो बीए वाली क्लास है उसमें नहीं पूछा जाता है, तो उसका डिस्कशन हम एमए वाले जो वीडियो होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, आय में क्षतिपूरक परिवर्तन 3 वस्तु के लिए हम करेंगे। पहली वस्तु है जैसे सामान्य वस्तु, सामान्य वस्तु की हम बात करते हैं और विधि कौन सी काम में ले रहे हैं, हिग्स की विधि। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। मान लीजिए उपभोक्ता की आय, पहले उपभोक्ता की बजट रेखा थी ए बी बजट रेखा थी और इस बजट रेखा के मान लीजिए इस बिंदु पर पी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में था। अब एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है तो इसकी बजट रेखा ए डैश बी डैश हो जाती है। बजट रेखा एक्स वस्तु सस्ती हो गई तो यहां चला गया। मान लीजिए उपभोक्ता जो था वो पहले IC1 वक्र के पी बिंदु पर संतुलन में था। अब एक्स वस्तु सस्ती होने पर ये IC2 वक्र पर चला जाता है, IC2 वक्र के आर बिंदु पर चला जाता है। अब हिग्स के अनुसार उपभोक्ता की आय में इतनी कटौती करनी चाहिए कि वह वापस उसी उदासीनता वक्र पर आने के लिए मजबूर हो जाए। आय में इस प्रकार की कटौती को आय में क्षतिपूरक परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। तो उपभोक्ता की आय में जो कटौती कर रहे हैं, मान लीजिए वो टैक्स लगाकर कर रहे हैं, तो ये टैक्स लगाकर कटौती करी और अब नई परिस्थिति में जो आय वक्र हो गया A डबल डैश B डबल डैश हो गया और नई परिस्थिति में उपभोक्ता Q बिंदु पर संतुलन में है। क्यों कि एक्स वस्तु सस्ती हो गई। एक्स वस्तु सस्ती हो गई तो उपभोक्ता को लग रहा है कि एक्स वस्तु सस्ती है तो वह एक्स वस्तु की ज्यादा मात्रा लेना चाहता है और आय उसकी कट भी गई है तो वो क्या करता है, वाई वस्तु से पैसा निकालकर एक्स वस्तु पर लगाता है। तो यहां देखिए हमारा जो डिस्कशन है, मान लीजिए पहले थी इनकम उपभोक्ता की 100 रुपए, प्राइस ऑफ एक्स 10 रुपया था, प्राइस ऑफ वाई 20 रुपया था। तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की 10 मात्रा ले सकता था, वाई वस्तु की 5 मात्रा ले सकता था और पी बिंदु पर संतुलन में था। यदि एक्स वस्तु सस्ती होकर 5 रुपए की हो गई तब उपभोक्ता 20 ले सकता है एक्स वस्तु। तो वाई वस्तु की तुलना में उसको एक्स वस्तु और ज्यादा सस्ती लग रही है तो उपभोक्ता क्या करता है, उपभोक्ता वाई से पैसा निकालता है। देखिए पहले में ये क्या कर रहा था, वाई वस्तु इतनी ले रहा था, पहली स्थिति में ये वाई वस्तु ले रहा था Y2, एक्स वस्तु ले रहा था K, ओके। अब एक्स वस्तु सस्ती हुई, एक्स वस्तु सस्ती हुई तो उसने वाई से भी पैसा निकाला और सस्ती हुई उसकी वजह से भी तो के एम मात्रा लेने लगा। यानी पहले एक्स वस्तु की ओके मात्रा लेता था, अब वस्तु की ओ एम मात्रा ले रहा है। अब उसके आय में इतनी कटौती की जाए कि आय में क्षतिपूरक कटौती की जाए तो उपभोक्ता की टैक्स के माध्यम से इतनी आय में कटौती कर दी गई। यानी मान लीजिए उसकी इनकम थी 100 रुपए तो टैक्स लेकर हमने क्या कर दिया, उसकी इनकम को कर दिया 80 रुपए। तो अब नई परिस्थिति में इसका जो वक्र हो गया ए डैश बी डैश हो गया और नई परिस्थिति में चूंकि एक्स वस्तु उसको ज्यादा सस्ती लग रही है तो उपभोक्ता क्या करेगा, एक्स वस्तु को ज्यादा लेना पसंद करेगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा, वाई से पैसा निकालेगा। आप इसको 1 मिनट के लिए मान लीजिए ये भी 10 रुपए की, ये भी 10 रुपए की। अब आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहां देखिए पहले इनकम 100 रुपए थी, एक्स वस्तु 10 रुपए की थी, वाई वस्तु 10 रुपए की थी, तो ये एक्स भी 10 ले पाता था, वाई भी 10 ले पाता था। ऐसी स्थिति में वाई वस्तु ले रहा था इतनी, एक्स वस्तु ले रहा था x1 या ओके और पी बिंदु पर संतुलन में था। जब एक्स वस्तु उसको सस्ती हो गई और 5 रुपए की हो गई तो उसने क्या किया, एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ा दी, ओके की जगह ओएम लेने लगा और आर बिंदु पर संतुलन में हो गया। अब हिग्स के हिसाब से उसकी आय में इतनी कटौती की जाए कि वह वापस पुराने उदासीनता वक्र पर आने के लिए मजबूर हो जाए। तो नई परिस्थिति में यह वापस पी बिंदु पर नहीं जाता है बल्कि ये क्या करता है, वाई से पैसा निकालता है क्योंकि 10 रुपए की एक्स वस्तु, 10 रुपए की वाई वस्तु है, वस्तु मान लो स्थानापन्न है तो उपभोक्ता वाई से पैसा निकालकर एक्स में लगाता है। तो नई परिस्थिति में क्यू बिंदु पर होता है और ये एक्स वस्तु की के एल मात्रा खरीदता है, वापिस ओ के नहीं खरीदता है, वाई से पैसा निकालता है और वाई वस्तु पहले की तुलना में कम लेने लग जाता है। अब देखिए तो यहां से अगर आप देखिए कीमत प्रभाव जोड़ होता है प्रतिस्थापन प्रभाव का प्लस आय प्रभाव। तो यहां देखिए कीमत प्रभाव आप देखेंगे तो आएगा P टू R, P से R तक कीमत प्रभाव है। अब इसने क्या किया, P से Q पर गया। आपको पहले भी बताया था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है P से Q तक, तो यह प्रतिस्थापन प्रभाव हुआ P टू Q। और ये देखिए ये आय वक्र है, ये दूसरा आय वक्र है, तो Q से R तक आय प्रभाव Q टू R। तो यहां देखिए ये है K से M तक, ये है K से L तक
और ये है एल से एम तक, तो ये हुआ के एम बराबर के एम। तो यहां देखिए किसी वस्तु की कोई वस्तु सस्ती हुई तो प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से इसकी इतनी मात्रा ज्यादा खरीदी। कितनी प्रभाव? के एल, ये प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से ज्यादा खरीदी और ये इनकम प्रभाव की वजह से ज्यादा खरीदी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों जुड़ते हैं। ये आपका हुआ के एल और ये हुआ एल एम, दोनों जुड़कर कुल प्रभाव कितना हुआ? के से लेके एम तक। हम इसको यूं भी समझ सकते हैं, यह देखिए क्लियर है कि प्रतिस्थापन कीमत प्रभाव है पी से आर तक। कीमत प्रभाव में ये तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, देखो पी से क्यू तक, और क्यू ये आई वक्र, दूसरा आई वक्र क्यू से आर तक आई प्रभाव है। तो हम इसको लिखेंगे, यहां इसको लिखेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव और इसको लिखेंगे आई प्रभाव, और दोनों जोड़कर क्या बन गए? कीमत प्रभाव। यानी ये सिद्ध हो गया कि कीमत प्रभाव जोड़ होता है प्रतिस्थापन प्रभाव और आई प्रभाव का। अब आप देखो सामान्य वस्तु के संदर्भ में हमने जो दो चीज देखी है उसको आप अच्छे से समझिए। सामान्य वस्तु है, प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से पॉजिटिव है, मान लो +4 बटा, ये प्रतिस्थापन प्रभाव +4 बटा। आय प्रभाव भी बढ़ रहा है, आय प्रभाव की वजह से भी उपभोक्ता ज्यादा ले रहा है, मान लीजिए +5 ले रहा है, या आय प्रभाव की वजह से +5 ले रहा है। तो कुल प्रभाव जो होगा कीमत प्रभाव, ये कीमत प्रभाव की वजह से टोटल क्या होगा? 9 वस्तु ज्यादा बिकेगी। यानी कीमत प्रभाव, आप देखिए ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये इनकम इफेक्ट, ये भी इधर लेके जा रहा है ज्यादा खरीदने के लिए और ये भी ज्यादा खरीदने के लिए कह रहे हैं। तो जो कीमत प्रभाव होता है वो दो प्रकार के प्रभाव का मिश्रण होता है। उसमें प्रतिस्थापन प्रभाव भी होता है और आय प्रभाव भी होता है। कहने का तात्पर्य यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, इसलिए भी वो वस्तु ज्यादा लेता है। दूसरा, वाई वस्तु की तुलना में इसको एक्स वस्तु सस्ती लग रही है तो ये वाई वस्तु से भी पैसा निकालकर एक्स वस्तु में लगाता है। तो किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाली कमी की वजह से जो उपभोक्ता उसकी ज्यादा मात्रा खरीदता है वो दो प्रभाव की वजह से खरीदता है, प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव। और सामान्य वस्तु में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव से भी वह वस्तु ज्यादा लेता है और आय प्रभाव से भी वह वस्तु ज्यादा लेता है। इस प्रकार से सामान्य वस्तु की बात हमने इसमें करी। अब अगर वस्तु हीन है तो हीन वस्तु के बारे में भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि अगर वस्तु गिफिन है तो क्या होगा और हीन वस्तु है तो क्या होगा। देखिए निम्न या हीन वस्तु की बात हम करते हैं तो आपको और समझ में आएगा कि किस प्रकार से हीन वस्तु में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है पर पावरफुल नहीं होता है, ये हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी वस्तु देखिए हीन वस्तु, हीन या निम्न वस्तु इसको कह सकते हैं। इसको आप समझ लीजिए, हीन वस्तु वह वस्तु होती है जिसमें आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, यानी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसकी कम मात्रा लेना चाहता है, पर प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक होता है। तो इस वजह से हीन वस्तु में कुल प्रभाव धनात्मक होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से प्रतिस्थापन प्रभाव पॉजिटिव काम करता है और आय प्रभाव नेगेटिव काम करता है और कुल प्रभाव पॉजिटिव होता है। तो हीन वस्तु के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए इनकम उपभोक्ता की थी 100 रुपए, एक्स वस्तु भी 10 रुपए की और वाई वस्तु भी 10 रुपए की है, तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की भी 10 मात्रा खरीद सकता है, वाई वस्तु की भी 10 मात्रा खरीद सकता है। और उपभोक्ता की पहली बजट लाइन ये होती है, एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है और एक्स वस्तु सस्ती होकर अगर 20 रुपए की हो जाती है तो उपभोक्ता अब एक्स वस्तु की 20 मात्रा खरीद सकता है। और इसकी बजट रेखा पहले ए बी थी, अब बजट रेखा ए बी डैश हो जाती है। अब देखिए अगर उपभोक्ता की आय में कटौती करें, इसको थोड़ा सा बना लें ताकि बाद में अपने को दिक्कत कम आए। मान लीजिए उपभोक्ता पहले IC1 वक्र, ये देखिए ये वक्र है, शुरू में उपभोक्ता IC1 वक्र के P बिंदु पर संतुलन में था। एक्स वस्तु सस्ती हुई तो उपभोक्ता आगे चला गया, R बिंदु पर चला गया, IC2 वक्र पर। शुरू में देखिए जब बजट रेखा AB थी, जब बजट रेखा ए बी होती है तो उपभोक्ता पी बिंदु पर संतुलन में होता है। जब एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है तो उपभोक्ता पी बिंदु से आर बिंदु पर चला जाता है। अब यदि उसके आय में क्षतिपूरक कटौती की जाए, जैसा कि हिक्स ने बताया है कि उपभोक्ता की आय में इतनी कटौती की जाए कि वह वापस उसी उदासीनता वक्र पर आने को मजबूर हो जाए, तो ए बी से इसका A डबल डैश B डबल डैश आय में कटौती के बाद बजट रेखा हो गई।
नई परिस्थिति में यह Q बिंदु पर संतुलन में होता है। तो यहां से देखिए P से लेके Q तक इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो यह देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसका होता है पॉजिटिव, मान लीजिए इसकी वजह से +6 बढ़ा। अब क्या होता है, हीन वस्तु है ना, हीन वस्तु है तो हीन वस्तु का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। देखिए आय उल्टी चल रही है, आय बढ़ी ना, तो आय बढ़ी तो एक कम खरीद रहा है, इधर उल्टा चल रहा है। पहले वाले में दोनों उधर थे, ये भी बढ़ा रहा था वो भी बढ़ा रहा था, यहां देखिए ये क्यू से उल्टा चल रहा है आर बिंदु पर। तो सब यहां इनकम इफेक्ट इसका नेगेटिव होता है, मान लीजिए -2 है, ये पूरा +6 है, +6 से इसने माइनस किया, पर प्राइस इफेक्ट कुल मिलाकर क्या हुआ, पॉजिटिव होता है +4। कैसे, यहां देखिए पहले उपभोक्ता एक्स वस्तु की ओके मात्रा खरीदता था, उसके बाद एम खरीदने एल और एन। यहां देखिए प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। ये हम प्रूव करके बताते हैं। कीमत प्रभाव P टू R, P से R तक कीमत प्रभाव, ये है P टू Q, सब उसी पर है P टू Q। देखिए P बिंदु से Q बिंदु उसी उदासीनता वक्र पर जाता है तो प्रतिस्थापन प्रभाव है। ये कीमत रेखा, ये दूसरी कीमत रेखा, तो P से R तक कीमत प्रभाव है। और ये देखिए ये आय का एक स्तर है, ये दूसरी आय का स्तर है, तो Q से R तक कौन सा प्रभाव है, देखो Q से R तक उल्टा जा रहा है, तो Q टू R, तो P से R तक है Km, P से R तक है Km, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये इनकम इफेक्ट, तो कुल मिलाकर ये प्राइस इफेक्ट। तो यहां देखिए K से लेके M तक बराबर KL माइनस LN, यानी K से L और उल्टा LM, तो आया KM बराबर KM। तो हम कह सकते हैं कि हीन वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता का प्रतिस्थापन प्रभाव तो धनात्मक होता है, पर इनकम इफेक्ट ऋणात्मक होता है, पर वीक होता है, इतना ज्यादा ऋणात्मक नहीं होता है कि वह धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को पलटकर कुल प्रभाव को ऋणात्मक कर दे। इस कारण से हीन वस्तु की भी कीमत कम होती है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। यानी हीन वस्तु में ये माइनस, ये नेगेटिव तो है, पर इतना नेगेटिव नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन की पॉजिटिविटी को ये आउट करके कुल को नेगेटिव कर दे। तो हीन वस्तु वह वस्तु होती है जिसमें आय प्रभाव तो ऋणात्मक होता है, परंतु ये वीक होता है, इतना वीक होता है कि जो प्रतिस्थापन प्रभाव है उसको पलट कर कुल प्रभाव को ऋणात्मक नहीं करता है। इस कारण से हीन वस्तु की स्थिति में भी यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। तीसरी प्रकार की वस्तु जो होती है, जो हिक्स की विधि से हम करेंगे, उसको बोलेंगे गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु वह वस्तु होती है जिसमें आय प्रभाव इतना ज्यादा ऋणात्मक होता है कि वह धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को भी पलटकर कुल प्रभाव को ऋणात्मक कर देता है। इसकी ओर डिस्कस कर देते हैं गिफिन वस्तु। मान लीजिए इनकम पहले उपभोक्ता की 100 रुपए, एक्स वस्तु है 10 रुपए की और वाई वस्तु भी है 10 रुपए की, तो उपभोक्ता इसकी भी 10 मात्रा खरीदता है, इसकी भी 10 मात्रा खरीदता है। अब एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है, 5 रुपए की हो जाती, तो इसकी 20 मात्रा खरीद सकता है। तो ये इसकी नई बजट रेखा हो जाएगी। उपभोक्ता की पहली बजट रेखा होती ए बी, नई बजट रेखा होती ए बी डैश। अब आय में क्षतिपूरक कटौती करने के बाद देखिए, मान लीजिए पहली स्थिति में उपभोक्ता IC1 पर था, देखिए IC1 के P बिंदु पर संतुलन में था, और अब ये IC2 के R बिंदु पर चला जाता है। देखिए ये कीमत प्रभाव है P से R तक। प्रारंभिक स्थिति में जब उपभोक्ता की ए बी बजट रेखा होती है, उपभोक्ता P बिंदु पर संतुलन में होता है। जब एक्स वस्तु सस्ती होती है, तो चूंकि गिफिन वस्तु है सस्ती होती है तो उसको कम लेने लग जाता है। पहले ये देखो के मात्रा खरीदता था ओके, अब ये मात्रा कम खरीद रहा है। तो अब उपभोक्ता की आय, चूंकि एक्स वस्तु सस्ती हुई है, एक्स वस्तु सस्ती होने से उपभोक्ता की जो आय है वो वास्तविक आय बढ़ गई। तो यदि उसकी आय में इतनी कटौती की जाए कि वह वापस उसी उदासीनता वक्र पे आने के लिए मजबूर हो जाए, तो ये जब नई बजट रेखा होती है, नई बजट रेखा में उपभोक्ता क्यू बिंदु पर संतुलन में होता है। तो देखिए P से Q तक प्रतिस्थापन प्रभाव है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट P से Q तक, और ये Q से R तक। देखिए ये आय वक्र है, ये दूसरा आय वक्र है, तो Q से R तक आय वक्र, आय प्रभाव Q से R तक।
ये उल्टा चलता है इनकम इफेक्ट। तो कुल इफेक्ट क्या हो जाता है, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव हो जाता है। इसको यूं समझिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, मान लो इसकी वजह से उपभोक्ता 5 ज्यादा खरीद रहा है। इनकम इफेक्ट उल्टा चल रहा है, क्यू से उल्टा, यानी एक्स वस्तु सस्ती हुई तो एक्स वस्तु की मात्रा कम खरीद रहा है, क्यू से एल से एम तक ले आया, तो यहां इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, उल्टा चल रहा है। देखिए तो इनकम इफेक्ट इसका नेगेटिव है और ये उल्टा चल रहा है -8। तो कुल इफेक्ट क्या हुआ, प्राइस इफेक्ट, दोनों का मिलाकर प्राइस इफेक्ट, इन दोनों का जोड़ है तो -3। तो यहां देखिए गिफिन वस्तु की स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव तो धनात्मक होता है, यानी गिफिन वस्तु की कीमत कम होती है तो प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से उपभोक्ता उसकी मात्रा ज्यादा खरीदता है, के से एल तक। पर आय प्रभाव ऋणात्मक होता है और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऋणात्मक होता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव को पलटकर भी कुल प्रभाव को ऋणात्मक कर देता है। तो यहां सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, वो था +5, पर कुल जो इनकम इफेक्ट था वो इतना ज्यादा ऋणात्मक था -8 कि उसने कुल प्रभाव को भी क्या कर दिया, ऋणात्मक। तो ऐसी स्थिति में अगर गिफिन वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता उसकी मांगी जाने वाली मात्रा को बढ़ा देता है। तो हम इसका मांग वक्र बनाएंगे तो एक बार आपको वो बताएंगे कि किस प्रकार से करते हैं। तो यहां देखिए क्या होता है, यहां प्राइस इफेक्ट बराबर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। अभी अभी हमने देखा -3 बराबर +5 -8। तो प्राइस इफेक्ट देखिए, प्राइस इफेक्ट है के से लेके एम तक, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पी से क्यू तक है, तो आप यूं लिखेंगे प्राइस इफेक्ट है पी टू आर बराबर पी टू क्यू प्लस क्यू टू आर। तो ये देखिए पी टू आर के एम बराबर के एल माइनस एल एम, ये नेगेटिव है क्योंकि उल्टा जा रहा है, के से एम उल्टा जा रहा है। तो के एल पॉजिटिव है, उससे ये इतना नेगेटिव है कि कुल मिलाकर वह माइनस का के एम बराबर माइनस का के एम। यानी जो वस्तु है गिफिन वस्तु बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा कीमत के घटने पर मांगी जाने वाली मात्रा घट जाती है और कीमत के बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। रॉबर्ट गिफिन ने बताया था, गिफिन वस्तु की हमने पहले से भी चर्चा करी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने ये जाना कि किस प्रकार से हिक्स की विधि से हम कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव में बांट सकते हैं। यदि वस्तु सामान्य है तो सामान्य वस्तु में कीमत कम होने पर प्रतिस्थापन प्रभाव से भी उपभोक्ता उसको ज्यादा खरीदता है और आय प्रभाव से भी उसको ज्यादा खरीदता है, तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कुल प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। पर यदि हीन वस्तु होती है तो प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से तो उपभोक्ता ज्यादा खरीदता है, आय प्रभाव की वजह से कम खरीदता है। पर जितना प्रतिस्थापन प्रभाव होता है उसकी तुलना में आय प्रभाव थोड़ा दुर्बल होता है, कमजोर होता है, इस कारण कुल प्रभाव धनात्मक होता है, यानी हीन वस्तु में भी कीमत कम होने पर उपभोक्ता उसकी मात्रा ज्यादा खरीदता है। तीसरी प्रकार की हमने बात करी कि गिफिन वस्तु में प्रतिस्थापन प्रभाव यहां पर भी पॉजिटिव होता है, पर आय प्रभाव इतना ज्यादा ऋणात्मक होता है कि वह धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को भी पलटकर कुल प्रभाव को ऋणात्मक कर देता है। इस कारण हीन वस्तु की स्थिति में यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा भी बढ़ती है और कीमत घटती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा भी घटती है। जैसे कीमत कम हुई तो मांगी जाने वाली मात्रा पहले ओके थी, ओके से घटकर ओएम हो गई, यानी गिफिन वस्तु मांग के नियम का विरोध करती है, उल्टा मांग का नियम होता है। इन्हीं चीजों को हम वापस डिस्कस करेंगे मांग के नियम के साथ। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि हिक्स की विधि से किस प्रकार से कीमत प्रभाव और आय प्रभाव, कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव में बांटा जा सकता है। यदि वस्तु सामान्य है तो कैसे करेंगे, वस्तु हीन या निम्न कोटि की है तो कैसे करेंगे, और वस्तु गिफिन है तो क्या करेंगे। हो सकता है ये वीडियो पहली बार में आपको समझ में नहीं आए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको 2-3 बार आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो कॉन्सेप्टुअल है वो क्लियर होने के बाद बहुत आसानी से आप इसको कर सकेंगे। धन्यवाद।